नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा की कविता ग्रामश्री का अगला पद्यांश। पिछले वीडियो में हमने पहले 5 पद्यांशों की जो व्याख्या वो कर ली है। आज उससे अगला पद्यांश। इस पद्यांश में कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है और पहले भी हमने पढ़ा कि कवि ने गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन कवि इस कविता में कर रहा है। तो आज के इस पद्यांश में बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि कह रहा है बालू करते यहाँ रेत, अंकित मैंने बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, सतरंगी मैंने होता 7 रंगों वाली। कि कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि गंगा के किनारे जो बिछी हुई 7 रंगों की रेत, जो रेत है, और उस रेत के ऊपर हवा के कारण हवा से बनी हुई लहरें सांपों के समान लगती है। कवि कह रहा है कि गंगा किनारा जो वहाँ पर जो रेती है उसको कवि ने 7 रंगों की रेती कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि गंगा जो होती है वो अपनी 7 तरह तरह की मिट्टियाँ बहा करके लाती है। तो गंगा किनारे बिछी हुई 7 रंगों की रेत और उस रेत पर हवा के कारण बनी हुई लहरें सांपों के समान लगती है। उस रेत पर भी आप देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं कि नदी किनारे जो रेत है उस पर लहरें बन जाती है और पानी पर भी लहरें बनती है। तो दोनों का वर्णन कवि ने एक साथ ही कर दिया है कि गंगा किनारे बिछी हुई जो 7 रंग की रेत है और हवा के कारण उस पर बनी हुई लहरें सांपों के समान लगती है। सुंदर लगती सरपत छाई। सरपत का अर्थ होता है घास, जो तट पर घास उगी होती है। कि गंगा के तट पर उगी हुई घास भी अत्यंत सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती और गंगा नदी के तट पर जो वहाँ के किसानों द्वारा तरबूजों की फसल उगाई गई है वो भी अत्यंत सुंदर लगती है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। कवि कह रहा है गंगा के तट पर जो घास उगी हुई है वह अत्यंत सुंदर लगती है और वहाँ पर जो किसान तरबूजों की खेती करते हैं वो भी अत्यंत सुंदर लगती है, तरबूजों की जो बेल हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और वहाँ पर गंगा किनारे जो बगुले बैठे होते हैं वो अपने पाँव के पंजे से अपने सिर की कलंगी को संवारते हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं। कि जो बगुले होते हैं अपने पैर के पंजों से अपने शरीर को संवारते हैं, तो उसको कवि ने कंघी का रूप दिया है। कवि कह रहा है कि जो बगुले हैं गंगा नदी के तट पर वे अपने पाँव के पंजे से अपने सिर की कलंगी संवारते हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरूटी रहती सोई। सुरखाब एक पक्षी का नाम है कि उसको चक्रवाक पक्षी भी कहा जाता है। कवि कह रहा है वहाँ पर जो सुरखाब पक्षी गंगा के पानी में तैर रहा है वह बड़ा सुंदर लगता है। और पुलिन पर, पुलिन होता है किनारा, और किनारे बैठी मगरोटी सोई रहती है। और किनारे पर जो मगरोटी है वो सोई रहती है। सुरखाब पक्षी पानी में तैर रहा है वो अत्यंत सुंदर लगता है और किनारे पर मगरोटी जो सोई रहती है वो भी अत्यंत सुंदर लगती है। अगला पद्यांश। हंसमुख हरियाली हिम आतप। कवि ने आगे गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है हंसमुख हरियाली हिम आतप। हिम आतप होता सर्दी की धूप। हिम आतप का अर्थ होता है आतप मैंने धूप, हिम मैंने ठंड, यानी सर्दी की धूप। कवि कह रहा है कि वहाँ की जो हरियाली है, हंसमुख हरियाली है, वो सर्दी की धूप में ऐसी लगती है कि गांव की जो हरियाली है वो सर्दी की धूप में हंसती हुई हरियाली ऐसी लगती है, लग रही है मानो सुख से अलसाए से सोए। कि वह मानो धूप सेकने के लिए अलसाई हुई आलस्य में खोई हुई सो रही है। कवि ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुंदर का वर्णन करते हुए कहता है हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। वे सर्दियों की धूप में गांव की जो हरियाली है ऐसी लगती है मानो धूप सेकने के लिए आलस्य से सोई हुई हो या खोई हुई हो। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। और रात के अंधेरे में, निशी मैंने रात, भीगी मैंने भीगती हुई, भीगी हुई सी, अंधियाली मैंने हरियाली, कि रात के अंधेरे में वही हरियाली भीगी हुई सी लगती है।
आप सब जानते हैं कि रात में ओस की बूंदें गिरती है और उसी में जो हरियाली पेड़ पौधे हैं वो भीग जाते हैं। उसे कवि वर्णन कर रहा है कि रात के अंधेरे में वही हरियाली भीगी हुई सी लगती है और तारक स्वप्नों में से खोए। तारक मैंने तारे, और जो तारे हैं रात्रि के चमकते हुए तारे सपनों में खोए हुए से लगते हैं। तारक स्वप्नों में से खोए, जो रात्रि के तारे हैं रात्रि में चमकते हुए सपनों में खोए हुए से लगते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। और आगे कवि कह रहा है कि सर्दी की धूप जब चमकती है तो जो गांव है मरकत डिब्बे से खुला। मरकत का है पन्ना नाम का रत्न होता है जो पहना जाता है, रत्नों में आता है ये, कि सर्दी की धूप में गांव पन्ना नामक रत्न का खुला हुआ डिब्बा प्रतीत होता है। कि गांव का सौंदर्य ऐसा है मानो पन्ने का खुला हुआ डिब्बा हो, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस पर गांव की सुंदरता पर, गांव की हरियाली पर नीले रंग का आकाश छाया होने के कारण और भी आकर्षक लगता है। कि पहले तो गांव जो है वो मरकत यानी पन्ने नामक जो रत्न होता है उसका खुला हुआ डिब्बा प्रतीत होता है, और उसके गांव के ऊपर जिस पर यानी उस पर नीलम नभ नीले रंग का आकाश आच्छादन उसको ढके हुए है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। निरुपम, निरुपम का अर्थ भाई बहुत ज़्यादा उत्तम यानी उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा नहीं की जाए, यानी अत्यंत सुंदर। हिमांत यानी सर्दी का अंत, स्निग्ध में होता कोमल। आगे कवि कह रहा है जो सर्दी का अंत है, सर्दी के अंत में जो गांव है निरुपम अत्यंत सुंदर, स्निग्ध शांत और कोमल और शांति से भरा हुआ। कि सर्दी के अंत में जो गांव वो अत्यंत सुंदर, शांत और अनुपम अपनी शोभा से सबके मन को आकर्षित करता। निज शोभा से हरता जनमन, अपनी निज शोभा यानी अपनी शोभा से हर लेता है मन को, जनमन लोगों के मन को। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ यही है कि जो गांव का सौंदर्य है उस सर्दी के अंत में बहुत सुंदर, बहुत शांत, कोमल, अपनी शोभा से सबके मन को आकर्षित करता है, आकर्षक लगता है, सबको आकृष्ट कर लेता है। तो ये थे दो ग्रामश्री कविता के अंतिम जो दो पद हैं उनका सलार्थ आज हमने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।